Hello students, welcome to this lecture series on network analysis. Last वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे बेस्ड ऑन सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, इक्विवेलेंट फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग सीरीज पैरेलल मेथड। तो यहाँ पर भी हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे फॉर रेजिस्टर्स ओनली। पहले रेजिस्टर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर हम कुछ एक दो प्रॉब्लम्स इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए देखेंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा प्रॉब्लम है, इसमें हमको एक वो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द नोड्स x एंड y, ठीक है। तो हम इसमें सेम सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में हैं, कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं। सबसे पहला काम हमको यही करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो तीन रेजिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ये वाली नोड और ये वाली नोड दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए ये दो नोड्स कॉमन हैं, दोनों नहीं इनफैक्ट तीनों के लिए 1 2 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों रेजिस्टर्स के लिए ये दो नोड्स कॉमन हैं। तो मतलब ये तीनों रेजिस्टर्स कैसे हो गए, पैरेलल में। तो ये तीनों रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में हो गए तो हमको पैरेलल तीन रेजिस्टर्स अगर हैं तो हमको फॉर्मूला पता है कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप और फाइनली आंसर निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/5। 1/2 होता है 0.5 और 1/5 होता है 0.2, मतलब ये आएगा आपका समथिंग 1.7, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, R इक्विवेलेंट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.7 ओम या फिर 10/17 ओम, 10/17 ओम, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 10/17 ओम से। ये तीनों रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, 10/17, 10 डिवाइडेड बाय 17 ओम, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों रेजिस्टर्स चेक करो, ये दोनों रेजिस्टर्स के लिए भी ये वाला नोड और ये वाला नोड कॉमन है। तो ये दोनों रेजिस्टर्स भी कैसे हो गए, हमारे पैरेलल में हो गए, दोनों के दोनों रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में हो गए 3 और 6 का। तो इन दोनों को भी हम रिप्लेस करेंगे। अभी हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 विच विल बी 1/3 प्लस 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 3/6 विच इज नथिंग बट 1/2। तो R इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 2 ओम। तो इसको हम पूरे को रिप्लेस कर देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है पैरेलल में है इनको हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल रेजिस्टर वैल्यू से विच इज 2 ओम। 2 ओम के रेजिस्टर एक रेजिस्टर से हम रिप्लेस कर देंगे इस चीज को, ठीक है। अब आप देखो ये तीनों रेजिस्टर्स आपको कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जो करंट जाएगा सेम करंट इनके थ्रू भी फ्लो होगा, ठीक है। तो ये तीनों रेजिस्टर्स कैसे हो गए आपके सीरीज में। तो इन तीनों का आप इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो, R इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 2 प्लस 10/17 प्लस 2। डायरेक्ट एडिशन कर दो तीनों का, आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनली R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 78 डिवाइडेड बाय 17, 78 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 78 डिवाइडेड बाय 17 ओम। इसके बाद नेक्स्ट ये दोनों जो रेजिस्टर्स अब दिखाई दे रहे हैं, ये नोड और ये वाला नोड दोनों के लिए कॉमन है। तो ये दोनों रेजिस्टर्स हमारे कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको मैं ऑपोजिट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 17/78। 1/78/17 मतलब 17/78,
प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 85 प्लस 78 और डिवाइडेड बाय 78 इंटू 5। फाइनली ये क्या आ जाएगा आपका 163 डिवाइडेड बाय 390। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका? फाइनली R इक्विवेलेंट, देयर विल बी अ सिंगल रजिस्टर रिप्लेसिंग दीज टू। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अब हमारा? यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ दिस, दैट इज 390 डिवाइडेड बाय 163 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज R इक्विवेलेंट ऑफ द एंटायर सर्किट जो अभी हमने देखा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास दो रेजिस्टर्स है R1 R2 इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हमको फाइनली निकालना है सेम चीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द नोड्स X एंड Y। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कौन से रेजिस्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर हमको कहीं कुछ ऐसा नहीं समझ में आता है सीरीज पैरेलल, तो फिर हमको एक चीज और है, कहीं कहीं लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक प्रॉब्लम में हमको लॉजिक लगाना पड़ा था जहां पर शॉर्ट सर्किट प्रेजेंट था। अक्रॉस अ रजिस्टर अगर शॉर्ट सर्किट प्रेजेंट होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब एक सिंगल वायर इस तरीके का एक सिंगल वायर जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, दिस इज नोन एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये आपका कहलाता है शॉर्ट सर्किट। तो इस केस में हमको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। लॉजिक क्या? अब अगर यहाँ से कोई करंट आएगा इधर, तो उसके पास दो पाथ हैं, एक तो ये वाला पाथ फॉलो करके वहां Y तक जा सकता है। ठीक है, एक ये वाला पाथ फॉलो करके Y तक जा सकता है। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो इस वाले पाथ का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0। तो 0 रेजिस्टेंस है तो पूरा का पूरा करंट उसी में फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो इस कारण से ये वाला जो पार्ट है ये R2, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट विल नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस टू द करंट। इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में R2 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो इस केस में अगर आप देखो तो अब क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1, दैट्स इट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R1। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें भी सेम X और Y के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सेम चीज, कौन से रेजिस्टर्स सीरीज में है, कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, ये चीज चेक करेंगे। तो इसके लिए आप देखो, ये दो रेजिस्टर्स को पहले चेक करो, ये जो 2 ओम के लगे हुए हैं, यहाँ पर ये वाला नोड है इन दोनों का एक कॉमन, और दूसरा नोड इसका ये वाला या ये वाला, दोनों सेम ही है नोड है। ये वाले नोड की बात करो या ये वाले नोड की बात करो, इस रेजिस्टर के लिए ये वाला या ये वाला नोड दोनों सेम है। क्योंकि मैंने ये आपको पहले भी बताया है कि जब तक कोई एलिमेंट बीच में नहीं आता है तब तक ये वोल्टेज हर पॉइंट का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, हर जगह का सेम ही रहेगा। तो वोल्टेज अगर नोड का सेम है तो वो सेम नोड कहलाती है, चाहे आप इस पॉइंट की बात करो चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, दोनों नोड्स सेम ही मानी जाएंगी। तो इस वाले रजिस्टर के लिए एक नोड ये है, एक नोड ये है। सिमिलरली ये वाले रजिस्टर के लिए भी एक नोड ये है, एक नोड ये है। दोनों रजिस्टर्स के लिए दो नोड्स कॉमन है, तो हम इन दोनों को कैसा मान सकते हैं? दीज टू रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, ये दोनों आपके पैरेलल में है रजिस्टर, तो इन दोनों को हम रिमूव करके एक सिंगल रजिस्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप एक सिंगल रजिस्टर लगा सकते हो इस तरीके का। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ये आएगा 1, मतलब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका? 1 ओम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये दोनों रेजिस्टर्स चेक करो। ये दोनों रेजिस्टर्स के लिए ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है,
कोई कॉमन नोड दिखाई दे रही है क्या? कॉमन नोड्स नहीं है, क्योंकि ये वाली नोड तो इसके लिए है, ठीक है, इसके लिए ये वाली नोड नहीं है, इसके लिए तो ये नोड है। तो अब यहाँ पर क्योंकि कॉमन नोड नहीं दिखाई दे रही है, तो अब हम क्या चेक करते हैं, सीरीज में है कि नहीं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ अगर कोई करंट इसमें जा रहा होगा तो ये करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ इधर आएगा, देन इधर आएगा, फाइनली इससे फ्लो करेगा सेम करंट, और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। जो करंट इस रजिस्टर से फ्लो करेगा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसी रजिस्टर से फ्लो करना होगा उसको। तो ये दोनों कैसे हो गए हमारे, ये दोनों रजिस्टर्स सीरीज में हो गए, और इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 ओम प्लस 1 ओम। आर इक्विवेलेंट ये दोनों रजिस्टर्स का क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो हम इसको क्या रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल रजिस्टर से, एक सिंगल रजिस्टर 2 ओम्स, ठीक है। अब आप इसको जो 2 ओम से आप यहाँ भी बना सकते हो, आप इसको हटाकर चाहो तो यहाँ पर भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, फिर इसको हटाकर अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी बना सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 ओम का रजिस्टर कहाँ पर बना रहे हो, ठीक है। बट सिंप्लिसिटी के लिए स्टैंडर्ड जैसा हम करते हैं उसके हिसाब से यहीं पे आना चाहिए, बट इट डजंट मैटर आप कहाँ पर बना रहे हो। अब देखो ये दोनों रेजिस्टर्स की बात करते हैं। अब हम ये दोनों रेजिस्टर्स अगर देखें तो ये वाला नोड दोनों के लिए कॉमन है, ये वाला नोड दोनों के लिए कॉमन है। तो ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हो गए आपके, पैरेलल में हो गए। इनका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 ओम। R equivalent will be equal to 1 ओम, ठीक है। तो इन दोनों को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, एक सिंगल रजिस्टर लगा देंगे विच इज इक्वल टू 1 ओम। अब फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो RXY बोल सकते हैं, जिसको हम दिस विल बी इक्वल टू ये दोनों का सम। क्यों सम, क्योंकि जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो यहाँ जाएगा एंड देन फाइनली इसके थ्रू फ्लो होता हुआ इधर जाएगा। तो ये दोनों कैसे हैं रेजिस्टर्स आपके, सीरीज में है। ये दोनों रेजिस्टर्स क्योंकि सीरीज में है तो RXY क्या आ जाएगा आपका, 5 + 1 इक्वल टू 6 ओम। ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर अगर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट हो तो हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं। ये मैं आपको ओरली बता चुका हूँ एक बार, बट हम एक बार जस्ट एक फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि हमको अगर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोला जाए तो हम इन फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। ये हो गए हमारे, जैसे 3 इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो L इक्विवेलेंट क्या होता है, जस्ट सेम एज अ रजिस्टर, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वैसे ही इंडक्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 + L2 + L3। सिमिलरली अगर 3 इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होता है, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3, सेम एज अ रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटर के केस में क्या होता है, अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जस्ट ऑपोजिट फॉर्मूला, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। सिमिलरली अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 + C3। अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में भी हमको वही करना है। सबसे पहले देखना है कौन से कैपेसिटर्स सीरीज में है या पैरेलल में है, और उसके बाद हमको जो बेसिकली जो फॉर्मूले हमने देखे अभी बस वो फॉर्मूले लगा देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला पार्ट देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों जो कैपेसिटर है, दीज 2 कैपेसिटर्स, इनमें यहाँ पे अगर कोई करंट जाएगा तो वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा दूसरे वाले कैपेसिटर में भी, ठीक है। तो हमारा जो ये दोनों कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज में जब हम इक्विवेलेंट निकालना चाहें कैपेसिटर के केस में तो क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 विच इज 2 + 1/C2 मतलब 1/2।
तो ये आ जाएगा 1, मतलब C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C इक्विवेलेंट इज 1 फैराड। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 फैराड, 1 फैराड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब ये दोनों कैपेसिटर्स को देखो, इन दोनों कैपेसिटर्स को देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, या ये दोनों नोड इन दोनों के लिए, दोनों ही कैपेसिटर्स के लिए कॉमन है। तो जब दो नोड्स किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए कॉमन हो, तो हम उनको, उन दोनों एलिमेंट्स को क्या मानते हैं, वो दोनों एलिमेंट्स पैरेलल में माने जाते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में हैं, इसका मीनिंग क्या होगा, अब हम पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो यूज करेंगे। वो क्या होता है, सिंपली C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 फैराड। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे हम इन दोनों नोड्स के बीच में। ठीक है, एक सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे जिसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 2 फैराड। अब इन दोनों कैपेसिटर्स को देखें, यहां से जो भी करंट जाएगा, यहां से जो भी करंट जाएगा इस कैपेसिटर से सेम करंट दूसरे कैपेसिटर में भी जाएगा। तो ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे हो गए, सीरीज में, सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिए हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 फैराड। C इक्विवेलेंट इस केस में आ जाएगा 1 फैराड। तो इन दोनों कैपेसिटर्स को हटाकर हम यहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, इसकी वैल्यू होगी 1 फैराड। ठीक है, 1 फैराड। इसके बाद इन दोनों कैपेसिटर्स को देखो, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में हैं। सीरीज में है कि पैरेलल में, ये दोनों कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में हैं। पैरेलल में क्यों हैं, बिकॉज ये दोनों नोड्स, ये वाली नोड और ये वाली नोड दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे हो गए, हमारे पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो इन दोनों को हम हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 2। सीरीज में, सॉरी पैरेलल में हमारे कैपेसिटर कैसे होते हैं, सीधी सीधी कैपेसिटेंस की वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 फैराड। ठीक है, इसके बाद अब इन दोनों कैपेसिटर्स को आप देखो तो ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, आपके सीरीज में है। सीरीज में है मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 विच विल बी इक्वल टू 2/3, मतलब C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3/2 फैराड, 3/2 फैराड। तो यहाँ पर ये पूरा हटा के एक सिंगल हमारा कैपेसिटर आ जाएगा जिसकी वैल्यू रहेगी 3/2 फैराड। तो हमारा जो CXY होगा दैट विल बी इक्वल टू 3/2 फैराड, मतलब 1.5 फैराड। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है, कैपेसिटेंस निकालने का तरीका है, या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने का तरीका है, सब कुछ एक ही जैसा है। बस आपको सीरीज और पैरेलल पहचानते आना चाहिए, फिर फॉर्मूले सारे आपके पास है ही। ठीक है, इसी तरीके से आप फॉर्मूले का यूज करके इजीली इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं आप करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप गूगल क्लासरूम पर भी डाल सकते हैं जो हमारा बना हुआ है, और दूसरा आप कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के। ठीक है, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना दूंगा, और अगर नहीं ऐसा ज़रूरत हुआ तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू ही आपका जो डाउट है वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।